वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा क्रिसमस डे ऑफर चल रहा है आपके लिए, सिर्फ आज के लिए है। आज रात 12 बजे तक के लिए है। बहुत से लोग दोस्तों अभी तक ई बुक नहीं परचेज किए हैं, उनके लिए 70% तक का ऑफ है हमारे सभी ई बुक्स पर। तो आप लोग जाइए MZT ऐप ओपन कीजिए, वहाँ पर जाइए, ऑफर का फ़ायदा उठाइए। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर हो, NTPC के लिए करंट अफेयर हो, मंथली करंट अफेयर हो या स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स के लिए ई बुक प्रोवाइड की गई है, इन सभी ई बुक्स पर दोस्तों आज 70% तक का ऑफर दिया गया है। तो आप जाइए एप्लीकेशन पर, इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज है 25 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग 25 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं आज की वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, BBC स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने जीता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं? तो दोस्तों पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में आंसर किया था। आप लोगों को दोस्तों अगर डिटेल में आंसर ना भी मालूम हो तब भी करेक्ट आंसर ही एटलीस्ट आंसर कर दिया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सन 2000 से। ठीक है, अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसी दिन यानी 24 दिसंबर को ही 1986 में 1986 में राष्ट्रपति के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद इसे लागू किया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि कंज्यूमर राइट्स एक्ट 1986 की याद में ही उसको मंजूरी मिली थी, उसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। ये अधिनियम है क्या, इसको समझिए दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, कंज्यूमर से कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, जो उपभोक्ता होते हैं उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। जैसे कई प्रकार के शोषण, जैसे कि खराब सामान प्रोवाइड किया जाना, सर्विसेज में कमी या गलत तरीके से कस्टमर से व्यवहार करना। तो इन सभी प्रकार से शोषण जो होते हैं, इनसे बचने के लिए कंज्यूमर राइट्स एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो पहली बार मनाया गया सन 2000 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। ओके, अच्छा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की अगर बारे में बात की जाए तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोनों डेट्स इसीलिए बताता हूँ जिससे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में अंतर मालूम हो जाए एक साथ ही, आप कंफ्यूज ना हो। तो 15 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, और नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अब ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर 22 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया गया। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ दिसंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज को मैं आपका रिवीजन भी करा चुका हूँ। तो आप लोग को जो भी याद हो आप लोग कमेंट करके लिखिए, वरना आप लोग जाकर के MZT ऐप पर स्टडी मटेरियल में पढ़ सकते हैं इसे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों बिहार राज्य सरकार ने फ्री में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, मुफ्त में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। बिहार के प्रत्येक जिले में ब्लॉक के स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर टास्क फोर्स गठित की जाएगी, साथ ही साथ जिससे गांव-गांव तक पहुंच करके मुफ्त में फ्री में कोविड-19 का टीकाकरण कराया जा सके। ठीक है, वैक्सीन मिलने के बाद। ओके, ये वैसे ही होगा जैसे पल्स पोलियो टीकाकरण होता है, उसी की तर्ज पर यह भी होगा। आपको पता होगा दोस्तों बिहार में अभी विधानसभा चुनाव हुआ, और विधानसभा चुनाव के प्रचार में इन्होंने वादा भी यही किया था कि अगर वो जीत जाते हैं तो फिर कोविड-19 का टीकाकरण मुफ्त में कराएंगे बिहार में। ठीक है, तो वो उसी वादे के तहत है। चलिए बिहार आ ही गया है तो बिहार से हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं करंट अफेयर्स का। दोस्तों अभी आपको याद होगा नाम SK सिंघल। SK सिंघल जी को अभी हाल ही में बिहार का नया DGP बनाया गया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक इनको बनाया गया था। इसके साथ ही अभी चुनाव हुए बिहार में, वहां पर 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें JDU पार्टी के नीतीश कुमार जी 7वीं बार CM बने हैं बिहार के, और चौथी बार लगातार CM बने हैं बिहार के। इसके साथ ही दोस्तों रेणु देवी और ताराकिशोर प्रसाद जी को डिप्टी CM बनाया गया, वहां पर विजय कुमार सिन्हा जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। इतने बेसिक पॉइंट तो आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जरूर पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं बिहार से स्टैटिक पॉइंट्स की। बिहार देखिए, ये रहा मैप में बिहार।
पटना है यहाँ की राजधानी। नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड यानी JDU पार्टी से हैं यहाँ के CM। गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार देखिए दोस्तों किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। झारखंड इसी से अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, उससे शेयर करता है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा दोस्तों, उस दिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बिहार का शोक किसे कहा जाता है, किस नदी को। काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया था कि कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अच्छा, अब आप बताइए कि पटना जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए BC सखी योजना शुरू की। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों महिलाओं के लिए BC सखी योजना शुरू की है। BC सखी योजना क्या है, सबसे पहले तो आप BC का मतलब समझिए। BC का मतलब होता है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट। क्या, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट। तो दोस्तों ये योजना महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए है। अब इसमें देखिए इस योजना के तहत होगा क्या, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये 58,000 BC, कितना, 58,000 BC यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों की भर्ती करेगी इस BC सखी योजना के तहत। ओके, चलिए अब उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश से भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर के क्या क्या पॉइंट्स आए थे पिछले दिनों में। अभी दोस्तों आपको याद होगा वरासत अभियान शुरू किया है। वरासत अभियान शुरू किया है किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ठीक है, उनकी भूमि और संपत्ति प्रॉपर्टी संबंधी जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा करने के लिए। साथ ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में मेगा लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। किसान कल्याण मिशन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। लखनऊ नगर निगम को दोस्तों BSE में लिस्टेड किया गया है, ठीक है, और लखनऊ नगर निगम बना है हमारे उत्तर भारत का पहला ऐसा नगर निकाय जो कि बॉन्ड जारी किया है। कहाँ पर, BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। नोएडा में दोस्तों फिल्म सिटी बनाई जा रही है, आप सबको पता है, 1000 एकड़ की ज़मीन पर बनाई जा रही है। जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा में है, इसका नाम चेंज किया गया है, इसका नाम अब रख दिया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से होनी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। सिर्फ लाइक ही तो करना है आपको, एक बटन ही तो प्रेस करनी है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करो। चलिए बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश से स्टैटिक पॉइंट्स की। उत्तर प्रदेश देखिए, ये रहा उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी है। योगी आदित्यनाथ जी BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इन्हीं को दोस्तों MP का भी, मध्य प्रदेश का भी इंचार्ज सौंपा गया है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं 403+1। 31 सीटें सबसे ज़्यादा जाती हैं राज्यसभा से भी, उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा में जाती हैं। लोकसभा से के लिए भी सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं, 80 सीटें। क्लियर, कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर भी करता है अपने राज्यों से, आसपास के 8 राज्यों से प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इन 8 राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है जिससे अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। क्लियर बिल्कुल। चलिए उत्तर प्रदेश जीके दोस्तों और बिहार जीके दोनों की भी ई-बुक पर आज डिस्काउंट है और आप लोग जाइए इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। यूपी स्पेशल जीके जिसमें 2020 के करंट अफेयर भी हैं प्लस यूपी स्पेशल चैप्टर वाइज जीके हैं, ऐसे ही सेम बिहार जीके और बिहार जीके से बिहार से रिलेटेड जो स्पेशल करंट अफेयर हैं उनकी भी कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं हमारे ई बुक्स में, तो आप लोग जाकर के उसे परचेज कर सकते हैं। आज के लिए ही सिर्फ ऑफर है, आप इस ऑफर का ज़रूर फ़ायदा उठाइए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति दी? तो अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति दे दी है। हालांकि कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं तमिलनाडु सरकार के द्वारा, उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जल्लीकट्टू का आयोजन कराया जाएगा। गाइडलाइंस क्या क्या हैं? इसके तहत दोस्तों जल्लीकट्टू कार्यक्रम जहां कहीं भी होगा उनमें खिलाड़ियों की संख्या 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। साथ ही साथ सभी के पास कोविड-19 का निगेटिव सर्टिफिकेट रिपोर्ट होना अनिवार्य है जल्लीकट्टू आयोजन के लिए। अब बात आती है जल्लीकट्टू होता क्या है? तो जल्लीकट्टू दोस्तों एक प्रकार का वहाँ पर खेल है, ग्रामीण इलाकों का एक बहुत ही परंपरागत खेल है, लगभग 2000 वर्षों से भी पुराना है। यहाँ पर ये पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है और इस जल्लीकट्टू खेल में दोस्तों बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। ये बहुत ही वहाँ पर फेमस है, ठीक है, वहाँ की गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है इसे जल्लीकट्टू को। और आपको याद होगा दोस्तों अभी 1-2 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बार प्रतिबंध लगा दिया था, बहुत ज़्यादा विवाद वहाँ पर हुआ था, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मची थी, तो दोबारा से प्रतिबंध हटाना पड़ गया था,
ठीक है, तो आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी जल्लीकट्टू पर ही एक मूवी बनी है, जल्लीकट्टू नाम से ही वो मूवी है, और उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए, तमिलनाडु आया है, देखिए मैप में ये रहा तमिलनाडु, दक्षिण में भारत के। चेन्नई है यहाँ की राजधानी, के पलानी स्वामी जी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। मुदुमलाई अभ्यारण्य ये है तमिलनाडु में ही। तमिलनाडु देखिए अपने बॉर्डर किससे से शेयर कर रहा है, ये अपना बॉर्डर दोस्तों आंध्र प्रदेश से शेयर करता है, कर्नाटका से और केरल से शेयर करता है। क्लियर बिल्कुल। अच्छा, अभी यहाँ पर एक तूफान आया था निवार नाम का, निवार तूफान आया था, उसके कुछ ही दिन बाद बुरेई नाम का तूफान आया था। दोनों ही तूफान यहाँ से उठे थे बंगाल की खाड़ी से। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला है BSF BGB के बीच 51वीं वार्ता कहाँ आयोजित की गई। तो BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और BGB जो कि बांग्लादेश का है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, ठीक है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और हमारी भारत की जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन दोनों के बीच में 51वीं वार्ता हुई दोस्तों गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में हुई 51वीं वार्ता। ये मीटिंग दोस्तों हुई थी DG स्तर की, ठीक है, DG स्तर की, ये DG लेवल की ये मीटिंग थी। भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया हमारे DG राकेश अस्थाना जी ने, और इसके साथ ही बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया मेजर जनरल वहाँ के सफीनुल इस्लाम ने। क्लियर। चलिए हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में जान लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना दोस्तों 1 दिसंबर 1965 को हुई, और अभी 1 दिसंबर को इसका 56वां स्थापना दिवस मनाया गया था। बताया था मैंने, आपको याद होना चाहिए। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना जी, जो कि इस मीटिंग का प्रतिनिधित्व किए थे, जो अभी मैंने आपको बताया। इसका मोटो होता है दोस्तों ड्यूटी अनटू डेथ, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया। तो अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित अयोध्या नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। माधव भंडारी एक लेखक हैं, इन्होंने अयोध्या नाम से एक पुस्तक लिखी है और इसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। अच्छा दोस्तों, अभी इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन मैं आपको लिंक कराता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक ही रिलेटेड क्वेश्चन हो उसको एक ही में बताया जाता है, इस वजह से आप लोग पूरा वीडियो को भी डिटेल में रोजाना देखा करो। देखिए ओह मिजोरम जो आपको B ऑप्शन में दिख रहा है, ओह मिजोरम भी पुस्तक लॉन्च की गई कल ही, और इस पुस्तक को लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई ने। किसने? PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। PS श्रीधरन पिल्लई, आप लोग कमेंट करके बताओ किस राज्य की ये राज्यपाल हैं वर्तमान में। ये काफ़ी फेमस लेखक भी हैं, इन्होंने मलयालम और अंग्रेजी भाषा में दोस्तों 125 किताबें लिख चुकी हैं PS श्रीधरन पिल्लई ने। तो इन्होंने अभी हाल ही में ओह मिजोरम बुक भी लिखी है, और इस पुस्तक का विमोचन किया हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने। ओके, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, ओह मिजोरम से याद रखिएगा, मिजोरम के ही ये गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। क्लियर। अच्छा, अभी आपको याद होगा इनकी एक और पुस्तक आई थी कोरोना कविता काल, एक्चुअली में वो कविताओं का संग्रह था कोरोना कविता काल, तो वो भी याद रखिएगा, वो भी PS श्रीधरन पिल्लई जी ने ही लिखी है। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और C ऑप्शन में आपको वाजपेयी दिख रहा है, वाजपेयी नाम की पुस्तक अभी किसने लिखी है? शक्ति सिन्हा ने। अभी कल की वीडियो में बताया था आपको। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर खान ने लिखी है, ये भी कल की वीडियो में बताया गया था। पुस्तकें और लेखक पर दोस्तों मैं आपको 3 वीडियो दे चुका हूं, और इन 3 वीडियो से आप लोग 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स और लेखक के नाम आए हैं उन सबको आप लोग देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तीनों ही वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, या फिर यूट्यूब पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं बुक्स एंड अर्थर मिश्रा जी टेक्निकल लेकर के। इन तीनों ही वीडियो की PDF और क्विज भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर, तो जाइए MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से उनकी PDF भी एटलीस्ट डाउनलोड करके PDF ही आप लोग पढ़ डालिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DTH सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों DTH सेवाओं यानी डायरेक्ट टू होम सर्विसेज में 100% FDI को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब DTH सर्विसेज में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा सकेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसकी लाइसेंस की वैलिडिटी को भी बढ़ा करके 20 साल कर दिया गया है। तो अब इसके लिए FDI के लिए लाइसेंस भी 20 साल तक बढ़ा दिया गया है। अब FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कि कोई विदेशी कंपनी है वो डायरेक्टली किसी इंडिया के किसी भी सेक्टर में, किसी कंपनी में, किसी सर्विस में इन्वेस्ट कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, जब 100% FDI की मंजूरी मिली है तो इसका मतलब है कि FDI को अट्रैक्ट करना सबसे बड़ा उद्देश्य है इनका, यानी ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट कराना। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर और सांसद ने जन रसोई कैंटीन शुरू की। तो अभी हाल ही में दोस्तों गौतम गंभीर ने, जो कि BJP से सांसद हैं पूर्वी दिल्ली से,
और ये पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। इन्होंने दोस्तों जन रसोई नाम की एक कैंटीन शुरू की है। कहाँ पर? पूर्वी दिल्ली में, इनके संसदीय क्षेत्र में। अब देखिए दोस्तों, इस कैंटीन के तहत ज़रूरतमंद जो होंगे, जो गरीब होंगे, उनको दोपहर में 1 रुपये में भोजन कराया जाएगा। 1 रुपये में भोजन कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस कैंटीन को ऑपरेट करने के लिए जो भी फंड्स की ज़रूरत होगी, जो भी खर्च आएंगे, वो इन्हीं के जो फाउंडेशन है, इनका एक फाउंडेशन भी है, गौतम गंभीर फाउंडेशन, उससे लिया जाएगा। साथ ही साथ इनका जो भी व्यक्तिगत संसाधन होगा उनसे इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा फंड। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रूट्स का फुल फॉर्म भी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए, अगर आप लोग ध्यान से इसका फुल फॉर्म पढ़ेंगे, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, अपने आप ही इसका मकसद पता चल जाएगा। तो इस पोर्टल के जरिए होगा क्या दोस्तों कि कृषि से संबंधित जानकारियां प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ फार्मर लोन से संबंधित, किसान के ऋण जो होते हैं, किसान ऋण या किसान लोन जो होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी उनको प्रोवाइड की जाएगी। अब इसमें देखिए, आप फुल फॉर्म में आपको दिख रहा है फार्मर रजिस्ट्रेशन, तो इसके तहत दोस्तों सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा और उन्हें एक आईडी भी प्रोवाइड की जाएगी। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक आया है मैप में, देखिए ये रहा कर्नाटक। बेंगलुरु है यहाँ की राजधानी। BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से ये हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है वजुभाई वाला। बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क ये है कर्नाटक में ही। कर्नाटक अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर गोवा से, महाराष्ट्र से शेयर करता है, साथ ही साथ तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरला से शेयर करता है। कर्नाटक से आपको याद होगा दोस्तों 2025 तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है कर्नाटक ने। विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है। हम्पी में भगवान हनुमान की 215 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है। मैसूर भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है मैसूर में। कर्नाटक सरकार ने दोस्तों लोकेश राहुल और वेदा कृष्णमूर्ति को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथ ही साथ में यहाँ के जो गवर्नर हैं वजुभाई वाला, इन्होंने इसरो के चीफ के सिवान को दोस्तों एक अवार्ड से सम्मानित किया है। उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है इसरो के चीफ को। 1 नवंबर को कर्नाटक स्थापना दिवस मनाया गया। कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में भूसिरी और भूमित्र नाम का 2 मशीन लॉन्च किया है, 2 हाईटेक मशीनें लॉन्च किया है। साथ ही साथ हावेरी स्टेशन जो था उसका नाम चेंज करके महादेवप्पा मल्लारा स्टेशन किया गया है। और एक नाम चेंज किया गया है, जो हुब्बली स्टेशन था उसका भी नाम चेंज किया गया है, श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी महाराज रेलवे स्टेशन। अच्छा, हुब्बली रेलवे स्टेशन से आपको तो याद ही होना चाहिए, हुब्बली रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है वहाँ पर। फिलहाल अगर अभी बात करें तो अभी तो गोरखपुर ही है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ओके, अच्छा, बेंगलुरु में अभी हाल ही में कर्नाटक की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बेंगलुरु मिशन 2022 लॉन्च किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो आंध्र प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए दोस्तों आदित्यनाथ दास जी। आदित्यनाथ दास जी दोस्तों 1987 बैच के, 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं और ये आए हैं नीलम साहनी की जगह पर। इससे पहले नीलम साहनी जी थे चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, अब नीलम साहनी को कहाँ नियुक्त किया गया? इनको दोस्तों वहाँ के जो CM हैं जगन मोहन रेड्डी जी, उनका मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चीफ एडवाइज़र अब ये होंगे नीलम साहनी, वहाँ के CM जगन मोहन रेड्डी के, और चीफ सेक्रेटरी होंगे आदित्यनाथ दास जी। अगला है, किस भारतीय अभिनेता को न्यू जर्सी सीनेट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों धर्मेंद्र को, एक्टर हैं धर्मेंद्र, जाने माने अभिनेता, इनको न्यू जर्सी सीनेट द्वारा USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, न्यू जर्सी स्टेट में वहाँ की सीनेट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों? हिंदी सिनेमा में और बॉलीवुड में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए धर्मेंद्र को। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है, 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड 2020 में मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड किससे मिला? तो अभी हाल ही में 21st सेंचुरी आइकॉन अवार्ड 2020 की घोषणा हुई है। इसमें कई व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है। इसमें है दोस्तों शंकर महादेवन, जो कि इंडिया के फेमस सिंगर हैं, कंपोजर हैं। इनको दोस्तों मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं मोहित बर्मन। ये कौन है? ये डाबर इंडिया के वाइस चेयरमैन हैं। इनको भी सम्मानित किया गया है। इनको दोस्तों डेडिकेटेड स्टालवार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे? डेडिकेटेड स्टालवार्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं क्रिस गेल यानी क्रिस्टोफर हेनरी गेल, जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हुए हैं। अभी आपको पता होगा 1000 से ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम आया था सामने।
ये जमैका के खिलाड़ी हैं और इनको भी एक अवार्ड मिला है। इनको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट अवार्ड से। अच्छा, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स अवार्ड से एक और व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया है, एक और प्लेयर को, अडोल्फो कैम्बियासो। किसे? अडोल्फो कैम्बियासो। ये अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना के पोलो के खिलाड़ी हैं और उनको भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जो कि 21st सेंचुरी आइकन अवार्ड 2020 में दिए गए। ये आयोजित किया गया था लंदन में। कहाँ पर? लंदन में आयोजित किया गया था। इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, क्रिसमस डे ऑफर चल रहा है जिसमें अप टू 70% तक का डिस्काउंट है ई बुक्स पर। जाइए ऐप में, आप लोग ई बुक्स का फ़ायदा उठाइए, ई बुक्स को परचेज कीजिए। अगर आपने अभी तक किसी ई बुक को नहीं परचेज किया है तो आज बहुत ही खास मौका है, सिर्फ आज रात तक के लिए ये ऑफर है, तो ऑफर का जरूर फ़ायदा उठाएं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एटीपी अवार्ड्स 2020 में स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किससे मिला? अगला है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने माई लाइफ इन डिज़ाइन नामक पुस्तक लिखी है? ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में आंसर कर सकते हैं। इसकी क्विज दोस्तों आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी, वहीं पर इसकी PDF भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर भी PDF मिल जाएगी। जाइए, सभी जगहों से जुड़ जाइए। वीडियो को देखने के लिए इन तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।